अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। बड़ी इंटरेस्टिंग ये नाइट है जब आप ये देख रहे हैं वीडियो। और सुबह का सबको बड़ी बेचैनी से इंतज़ार है पाकिस्तानी कौम को कि जिन्होंने 10 महीने से इमरान खान को नहीं देखा। और अब एक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 11:30 बजे सुबह उन्हें पेश कर दिया जाएगा। तो चंद घंटे का इंतज़ार है, लेकिन एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है। और कहीं पर भी आज आप बैठे तो हर महफिल में ये बात डिस्कस हो रही है कि कल खान साहब को पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो क्या माहौल होगा, क्या गुफ्तगू होगी। सामने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा होंगे, जिनके हवाले से इमरान खान साहब के शिकवे शिकायत हैं, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और काफ़ी कुछ कह चुके हैं वो उनके बारे में। दूसरी तरफ काजी फायज़ ईसा साहब होंगे जो अपने बहुत सारे शिकवे शिकायत रखते हैं, अपना एक गुस्सा रखते हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो वो भी होंगे। और दोनों ऐसे लोग हैं जो कि बड़ा डोमिनेट करते हैं। काजी साहब भी अपनी अदालत में जल्दी किसी को बात नहीं करने देते, तो दूसरी तरफ खान साहब हैं। खान साहब का भी एक जो पर्सनैलिटी का ऑरा है, जो क्रिज्मा है, उनके सामने यूं भी कोई बात नहीं कर पाता। बहुत सारे और जो वकला हैं वो ये बताते हैं बाकायदा कि जो जेल ट्रायल भी हो रहे हैं मुख्तलिफ़ केसेस में, तो वाक़तन इमरान खान साहब जब सामने बैठे होते हैं तो जज साहिबान की बॉडी लैंग्वेज बड़ी शेकी होती है। तो एक उनकी डोमिनेंस है पर्सनालिटी की, तो वो है अपनी जगह। तो ऐसी सूरत में क्या मंज़र होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए भी अगर पेश हो रहे होंगे, तो उधर से जो सुप्रीम कोर्ट का कमरा है वो कितना भरा हुआ होगा, और फिर उसके थ्रू अगर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होगी तो कितने लोग टीवी पे जुड़े बैठे होंगे और क्या सूरत हाल होगी। लेकिन ये सब एक्साइटमेंट उस वक्त थोड़ी सी मध्यम हो जाती है जब ये सोचा जाता है कि कहीं ये ना हो रात के किसी पहर कोई शार्क जाके केबल काट आए और अडयाला जेल के सारे सिग्नल और इंटरनेट सब कुछ बैठ जाए और ख़ान साहब को पेश ही ना किया जाए वीडियो लिंक पर। तो एक अजीब सी ये गुमगू की और अजीब सी एक कैफियत है कशमकश की, जो कि इस वक्त जारी है। लेकिन बहरहाल इसके साथ ही आज रात तो गुजरने वाली है सबकी जनाब, और इंटरेस्टिंग जो है वो दिन शुरू होने वाला है। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल से पहले आज की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं उनका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो जी इमरान खान साहब के हक़ में एक फ़ैसला आया ज़मानत का। अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हो गई है। बहुत बड़ा ये अहम फ़ैसला क्यों है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा 2 केसेस में इमरान खान साहब की बरियत भी हो गई है। 2 मुख्तलिफ केसेस जो कि 25 मई के लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई तोड़ फोड़ जलाओ गिराव के केसेस थे, उसमें खान साहब को बरी कर दिया गया है अदम शवाहिद की बुनियाद के ऊपर। इसके साथ साथ जो अहमद फरहाद मैंने आपको बताया था, सहाफ़ी और शायर जिनको लापता कर दिया गया अगवा करके, उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो रिमार्क्स दी हैं, जो बातचीत हुई है, जो कार्रवाई हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वहाँ से भी खबरें आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर बात करेंगे जनाब कि पीटीआई भी ये सब कुछ देखकर कुछ फ्रंट फुट पर आई है और उन्होंने भी अहम ऐलान किया है। दूसरी तरफ मौलाना ने भी एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो बड़ी तेज़ी से चीज़ें जो हैं आज के दिन हमें नज़र आ रहा था कि बदल रही हैं, और अदलिया के स्पेशली खड़े होने के बाद जो सूरत हाल है वो काफ़ी बहुत सारे लोगों के लिए तो उम्मीद अफजा है और हुकूमत के लिए परेशान कुन है। और ये परेशानी हमें आज बाकायदा नज़र आई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जब तांता बन गया और हमने देखा कि जनाब अदलिया के ऊपर महाज आराई के लिए किस अंदाज से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कल से करवाई जा रही हैं, और ख़ास तौर पर जो निशाना है वो उसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं और ओवरऑल इस्लामाबाद हाई कोर्ट है यकीनी तौर पर। तो ये सारी खबरें आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। यहीं से बात का आगाज़ करते हैं भाई। बहुत से लोग आज हैरान हो रहे थे, फैसल वावड़ा साहब बड़े गुस्से में हैं, ये हो गया, वो बड़के लगा दी वो। आप यकीन करें मैं तो इंजॉय कर रही थी। मतलब अगर आपके पास भी पॉपकॉर्न्स हों और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो, गर्मी का मौसम है, तो आप आराम से सोफ़े पे टेक लगा के बैठें यूँ पीछे होकर, ठीक है, और उसके बाद हाथ में पकड़ें पॉपकॉर्न्स और इन्जॉय करें। मतलब अब आप बस देखें और इन्जॉय करें। जैसे जैसे ये ऐसे झाग मुंह से निकालते हुए और यूँ गुस्से से तने हुए आईब्रोज के साथ जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चबा चबा के अल्फाज कर रहे हो ना, तो बस आप इन्जॉय करें।
ये अब आपके इंजॉय करने का टाइम शुरू हो गया है। तो मेरा तो आज यही आलम था, तलाल चौधरी साहब आए हों, कामरान टिसोरी आए हों, फैसल वावड आए हों, और कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई तो उससे ये पता लग रहा है कि अदलिया का जो इस वक्त डट के खड़े हो जाना है, उसने जाके ताकतवर हलकों को कहाँ कहाँ हिट किया है। ये जो आज अल्फाज बोले जा रहे हैं, ये आपके ख्याल से क्या इनके अपने अल्फाज हैं? वो कहते हैं ना आप कि सुना होगा आपने गाना, मैं नहीं बोल दी वो लोग को, मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा यार बोलदा। तो ये जो अल्फाज थे आज, समझ लीजिए कि ये किसी और के थे। और वो आपने वैसे अजीब सी मिसाल है, लेकिन वो कुछ औरतें आती हैं ना खुदा न खास्ता कोई फौतगी पे, और वो इतना करीबी कोई ना भी हो, इतना दुख ना भी हो, तो बिला वजह वो इतना बैंड डाल के रोती हैं और बाल खोल लेती हैं और इस तरीके से बिहेव करके ये यकीन दिलाती हैं जो करीबी वरसा होते हैं कि जी बहुत हमें तकलीफ़ है, तो उन्हें यकीन दिला रही होती हैं। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल इन वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे लग रही थी कि जो यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे किसी को कि हम जिस तरह हुक्म है उसके मुताबिक परफॉर्म कर रहे हैं। तो अच्छी परफॉर्मेंस थी वज़रा की, जिसके ऊपर जो है आप पॉपकॉर्न्स के साथ उन्हें भरपूर इंजॉय करें। लेकिन इससे ये तो चलिए एक बात हो गई कि इंजॉय करने वाली, लेकिन अगर इन सीरियस टर्म्स आप इसकी वो देखें तो ये भी आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदलिया को यूँ निशाना बना रहे हैं, तो ये भी आप मुदाखलती कर रहे हैं, ये भी आप दबाव ही डाल रहे हैं, ये भी आप उनके काम को किसी न किसी तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ही कर रहे हैं बाय द वे। और कर लें आप, जो जजेस कैमरों से नहीं डरे, जो आपके धमकियों से नहीं डरे, जो आपके केमिकल मिले हुए खतूत से नहीं डरे, जो आपकी इस तरह की गैर अखलाकी मुहिमों से नहीं डरे, तो आपके ख्याल से वो इन वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से फिर डर जाएंगे? तो जो इतना सब कुछ फेस करके भी अगर डट के खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि वो डरने वाले नहीं हैं। तो ये अब जो एक करवट है अदलिया की, इसने सबको परेशान तो कर रखा है, और इसी वजह से आखिरी जो चीखें हैं अब हमें वो ज़रा ज़ोरदार अंदाज में सुनाई दे रही हैं। तो बहरहाल ये सब उसी का शाखसाना है, लेकिन इसके बावजूद भी अदलिया के आज के आप फैसले और आज की हेयरिंग्स देखें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है। आज इमरान खान साहब की अलकादे ट्रस्ट केस में ज़मानत मंजूर हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने ये केस सुना था और कल के रोज़ फ़ैसला महफूज किया था। आज के रोज़ ये फ़ैसला सुना भी दिया गया है। ये भी एक चेंज है वैसे कि आमिर फ़ारूक साहब ने कोई फ़ैसला महफूज किया और उसको ज़्यादा देर महफूज नहीं रखा बल्कि सुना दिया, और इसीलिए शायद ये फ़ैसला महफूज रहा, गैर महफूज नहीं हुआ। खान साहब की जी इस केस में ज़मानत मंजूर हो गई है। ना सिर्फ ये कि ज़मानत मंजूर हुई है बल्कि इस केस में बड़ा अहम एक जुमला भी लिखा हुआ है फ़ैसले में कि इमरान खान साहब ने कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल नहीं किया इस पूरी रकम से, ये उन्होंने बात लिखी है। तो ये तो एक तरह की बहुत सपोर्ट में इमरान खान साहब की बात जाती है, एक तरह की क्लीन चिट है कि भाई इस बंदे ने ज़ाती फ़ायदा हासिल नहीं किया तो फिर केस क्यों उसके ऊपर बना हुआ है, ये सोचने की बात है। तो ये बात तो हम शुरू से कह रहे हैं कि भाई ना जितने पैसे आए उसमें से क्या 1 रुपया भी इमरान खान की जेब में गया? नहीं गया। क्या अगर उसके बदले उसे ट्रस्ट की, जो ये इनका क्लेम है कि जी उसके बदले मिली थी वो ज़मीन ट्रस्ट की, तो क्या वो ज़मीन पे जो यूनिवर्सिटी बनी उसका कोई पैसा इमरान खान के अकाउंट में आता है? नहीं आता। क्या वो उस ट्रस्ट को बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। तो फिर उसका उसमें करप्शन का क्या ताल्लुक है? जहाँ तक ये बात है कि वो खुफिया मुआहदा था, ये वो कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, फिर सब पे केस चला लें। और फिर जो इसका मरकज़ी मुलजिम है मलिक रियाज, वो किधर है भाई? पहले उसको तो बुलाएं, उससे तो पूछें भाई मामला क्या, रकम तो उसकी थी, उसको कहीं आपने बुलाया तक नहीं है। तो इस किस्म का ये केस खड़ा हुआ है, तो इसलिए ज़मानत तो इसमें बनती थी और वो ज़मानत आ गई आज। और उसमें जो फ़ैसले में रिमार्क्स हैं जजेस के, वो भी बड़े इमरान खान साहब के लिए हौसला अफजा हैं। तो इन रिमार्क्स की बुनियाद के ऊपर जो आगे मेरिट भी ट्रायल भी चल रहा है, अगर इसको सीरियसली देखा जाए तो ये तो फिर उड़ जाता है केस, मेरिट में भी उसमें क्या बात रह गई है। और इस केस में ज़मानत के बाद अब सिर्फ 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी बाकी रह गई है। तो इसलिए बहुत से लोग इस बात पे खुश हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के कुछ इम्कानात नज़र आना शुरू हुए हैं, क्योंकि अब सिर्फ 2 केस रह गए, एक साइफ़र केस और दूसरा इद्दत केस। और साइफ़र केस तो बिल्कुल तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में है, 1-2 समातों में वो केस वाइंड अप हो जाएगा। तो इद्दत केस जो है उसमें अब थोड़ा सा इन्होंने लटकाया है कि जी वो वकील साहब चले गए बैरून मुल्क, लेकिन अगर चाहें तो जज साहब
इस केस में फैसला मुअत्तल करके रिहाई का बंदोबस्त तो कर सकते हैं कम से कम, फिर मेरिट पे जो भी फैसला हो बाद में होता रहेगा। लेकिन फिल वक्त तो रिहाई नहीं हो रही खान साहब की ज़मानत के बावजूद भी। ज़ाहिर है इन 2 केसेस में गिरफ्तारी है और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अभी ये कोशिश की जाएगी कि अलकादिर ट्रस्ट केस का जो अडयाला में ट्रायल चल रहा है उसमें खान साहब को सज़ा सुनवाने तक इद्दत केस को लटकाया जाए, ताकि खान साहब को जब उधर से रिहाई मिले भी उन केसेस में तो कम से कम इस केस में उन्हें सज़ा हो चुकी हो और वो फिर जेल में ही रहें। तो ये क्या ऐसा ही होता है एज़ पर प्लान, या फिर अदलिया इसमें भी कोई सरप्राइज़ करने वाली है, ये तो अब हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल जी ये केसेस इमरान खान साहब के हक़ में आए हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया 25 मई में जो 2 केसेस थे उनमें बरीयत भी हो गई है खान साहब की। एक और जो अहम आज लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग हुई थी वो अहमद फरहाद के केस की हुई थी, जिनकी बाजियाबी के लिए केस दायर किया गया था। ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं वो इस केस को देख रही थी और इस केस में इब्तिदा में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने 6 बजे के करीब तलब कर रखा था। जो पुलिस अफसरान हैं SHO को भी SSP ऑपरेशंस को भी जब ये वहाँ पर आए तो उन्होंने ज़ाहिर लाइलमी का इजहार किया। तो फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जो गुफ्तगू है वो सोने से लिखने के मुतरादिफ है। जस्टिस साहब कहते हैं कि जब IG साहब ने चार्ज संभाला मीटिंग में आए तो मैंने उन्हें कहा कि जब अब आप आ गए हैं तो अब कोई बंदा इस शहर से लापता नहीं होना चाहिए और अगर कोई शख्स अब लापता हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। अब ये केस आ गया है तो अब इसको आप टेस्ट केस बना लें। और फिर उन्होंने इसको वार्निंग देते हुए कहा कि कल 3 बजे तक का हम वक्त दे रहे हैं, बंदा ढूंढ के लाएं और उसको सामने लेकर आएँ 3 बजे। अगर ये कहा बताया जा रहा है कि जी नामालूम अफराद ने उठाया है तो फिर ज़िमनी लिख कर दें। और साथ ही उन्होंने हिम्मत भी बंधाई, कहा SHO के पीछे खड़ा होना पड़ेगा आपको। अगर आपको ये खौफ है कि कोई ट्रांसफ़र कर देगा तो वो हम देख लेंगे, उसकी फ़िक्र नहीं करें, आप लिख कर दें और उसके बाद मैं फिर कल देखूंगा कि सेक्रेटरी दिफा को बुलाना है या फिर एजेंसियों को बुलाना है। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब जिनके खिलाफ रेफरेंस और मुहिम और पता नहीं क्या क्या उन्हें भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ये उनका उसके ऊपर रिस्पॉन्स है, अंदाज़ा लगा लें। तो बहरहाल वी होप कि अहमद फराज साहब को पेश भी कर दिया जाए। लेकिन इस पूरी कार्रवाई से ये तो पता चल रहा है कि जज साहब इस मामले में भी छोड़ने वाले नहीं हैं। इसको भी ये नहीं होगा कि ये बहुत लटका सकें या बड़ा इधर उधर घुमा सकें। तो ये सूरत हाल है जी। एक और जो आज बड़ा अहम फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट से, जहां पर नून लीगी MPA की जो इनका नाम राना अरशद है, इनकी जीत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया है। ये जीत इनको कैसे मिली थी? रीकाउंटिंग में इनको ये जीत मिली थी, लेकिन जैसे आपको पता है एक्स्ट्रा वोट्स के ऊपर मुस्तरद करके उन्हें एक्स्ट्रा वो लगा के मोहरें वगैरह, तो इनकी जीत बनाई गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने इसको कलअदम करार दे दिया। तो ये मुख्तलिफ केसेस हैं जो कि आपको मैं बता रही हूँ कोर्ट से आए हैं, जहाँ पर आपको पता ये चलता है कि अदलिया अपने जो खौफ है उससे निकल कर डट कर खड़ी होकर अपने इदारे के वक़ार के लिए और अदल व इंसाफ के लिए ऐसा लग रहा है कि अब कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ साथ जी आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं कि कल की पेशी से पहले इमरान खान साहब की एक आज अहम मुलाकात हुई है। ख्वाजा हारिस जो इस केस में इमरान खान साहब के वकील हैं, वो आज अडयाला जेल में मुख्तसर मुलाकात में इमरान खान साहब से मिले और उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस केस से मुतालिक जो फ़ाइल थी वो भी उन्हें दी। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने दलाइल भी आज तैयार कर लिए हैं। तो कल अदालत के रूबरू वो बात करेंगे, तो लेट्स सी कि क्या होता है। अब ये सारी जो प्रोडक्टिव किस्म की बड़ी हो रही हैं डेवलपमेंट्स, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि PTI में भी जान पड़ रही है। PTI की तरफ से आज बड़ा हमने देखा कि एक तो रऊफ़ हसन साहब ने अगैन बड़ी दलेराना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसके बाद असद कैसर साहब भी जो निकले हुए हैं इस वक्त, हामिद रज़ा साहब भी जो निकले हुए हैं इस वक्त, आइन की बहाली की जो तहरीक है उसके हवाले से, जल्द से जुलूस करने के हवाले से। तो इब्तिदा में ये बताया गया था कि 19 मई का जो जलसा था उसको मौखर कर दिया गया। फैसलाबाद में ये जलसा होना था लेकिन इजाज़त नहीं मिल रही थी, तो उसको तीसरी मरतबा मुलतवी कर दिया गया। इसके ऊपर बल्कि तनकीद भी हो रही थी कि बार बार ये जलसे जो पंजाब में आप रखते हैं वो मुलतवी कर देने से तासुर ये जाता है कि वीकनेस है और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और मज़ामत नहीं कर सकते पंजाब में। तो इस सिलसिले में आज ही अहम ऐलान किया असद कैसर साहब ने। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो जाए जलसा तो हम ज़रूर करेंगे, भले इजाज़त मिले या ना मिले।
कल के दिन उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब को भी कहा है कि आप हाई कोर्ट से भी जलसे की इजाज़त लेकर आएँ, जलसा तो इन एनी केस हमने करना है। तो पीटीआई भी अब कह रही है कि पंजाब में भी हमने सड़कों पर निकलना है। लेट्स सी ये जलसा कर पाते या नहीं, लेकिन हामिद रज़ा साहब भी काफ़ी, आपको पता है कि फायरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वो भी काफ़ी एक्टिव हैं कि फैसलाबाद में वही जलसा करवा लें, जो कि उनका हल्का भी है। दूसरी तरफ मौलाना ने भी आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक मुतालबा सामने रखा है। उनका कहना है कि जिस तरह से ये सारे इंतखाबात मुतनाज़ हो चुके हैं, उसके बाद ज़रूरी ये है कि अब ये हुकूमत मुस्ताफ़ी हो और नए इलेक्शन का ऐलान किया जाए। तो नए इलेक्शन की डिमांड कर दी है मौलाना साहब ने। मौलाना फजल रहमान साहब का ये जो स्टांस है, बहुत से लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि बिल्कुल नए इलेक्शन होने चाहिए मुल्क में, लेकिन मैं वैसे इसके हक़ में नहीं हूँ। मेरे ख़्याल से एक तो पहली बात ये है कि इतने पैसे फिर से लगाने इलेक्शन के ऊपर, इतनी पूरी एक एक्सरसाइज, ये इतना आसान तो नहीं है और इतने पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत भी क्या है जब आपका एक इलेक्शन हुआ है और वो सही हुआ फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग। उससे पहले जो कुछ भी आपने किया कर सकते थे वो आपने कर लिया, लेकिन उसके बाद वोटिंग जो हुई, पोलिंग जो हुई, वो तो लोगों ने अपनी मर्ज़ी से की। और आप यकीन करें कि इस इलेक्शन के लिए ना, सच बात मैं आपको बताऊं कि मेरे दिल में बड़ी जगह है। मुझे लगता है ये सिर्फ इलेक्शन नहीं था, ये जो डब्बों में वोट डाले हैं ना, ये सिर्फ बैलेट पेपर नहीं थे, ये आवाम के जज्बात थे, ये आवाम की मोहब्बत थी, ये आवाम की नफ़रत भी थी किसी के ख़िलाफ़ और आवाम की मोहब्बत भी थी किसी के लिए, और ये शऊर भी था। ये एक बदला हुआ पाकिस्तान था। ये जो इलेक्शन था, ये बहुत कीमती इलेक्शन है। ये इलेक्शन आपने भले रिज़ल्ट तब्दील करके उसको कुछ का कुछ उसकी शक्ल बना दी, लेकिन ये इलेक्शन जो 8 फरवरी का इलेक्शन था, ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट जहां अवाम ने एक खामोश इनकलाब को बिल्कुल वेलकम भी किया और उसका रास्ता भी बने। कोई गोलियों से नहीं वो इनकलाब आया, वो बैलेट पेपर से इनकलाब लेके आए। इसलिए मेरे दिल में इस इलेक्शन की बड़ी कदर है और मैं चाहती हूँ कि इस इलेक्शन के मुताबिक ही रिज़ल्ट तैयार हो, जो रिज़ल्ट हैं वही तैयार हो। ऐसा इलेक्शन तो कभी हिस्ट्री में देखा ही नहीं कि किसी ने बैंगन, जूते, चिमटे, नलके, ब्लैक बोर्ड, पता नहीं कौन कौन से निशानों को ढूंढ ढूंढ के निशान लगाए हों। कभी आपने देखा सुना ऐसा इलेक्शन हिस्ट्री में? ये तो बड़ा कीमती इलेक्शन था। एक एक वोट इसका जो था वो सोने के बराबर था, जो लोगों ने आके डाल दिया। ढूंढ ढूंढ के पोलिंग स्टेशन डाला, पैदल चल चल के डाला। 3-3 पोलिंग स्टेशंस में नाम नहीं थे, चौथे पोलिंग स्टेशन में ढूंढ के नाम अपना वोट डाल के आए। इसलिए ये वोट नहीं था खाली, ये बहुत कीमती सरमाया है। तो इसलिए इस इलेक्शन को ज़ाया नहीं होना चाहिए, और हुआ भी नहीं है। ये जो अदलिया का खड़ा होना, ये जो एक पूरा माहौल बन रहा है आपको, ये क्या है? ये जो 75 साल से लोग ताकतवर हैं, उनको ये जो शिकस्त फाश हुई है, ये इस इलेक्शन ने ही की है। तो ये ज़ाया तो खैर नहीं हुआ, लेकिन जो इसका एक रियल कामयाबी थी उसको उसी तरह से होना चाहिए सामने। और उसके लिए मैं समझती हूँ कि फॉर्म 45 के मुताबिक अदलिया, ट्राइब्यूनल्स, जैसे भी कोई कमीशन बनना है बने, ट्राइब्यूनल्स ने फैसले देने हैं दें, लेकिन उसी इलेक्शन के ऊपर रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि वैसे भी इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि आप इलेक्शन नया अनाउंस भी कर दें तो क्या फिर इलेक्शन बड़ा साफ शफाफ हो जाएगा? इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं सेटअप में, इन बदनीयत लोगों के साथ क्या इलेक्शन ने साफ शफाफ होना है? और अब तो इन्हें पता चल गया कि अवाम किधर खड़े हैं और कैसे खड़े हैं और कैसे कैसे जाके वोट डाल रहे हैं। तो ये फिर उस तरह का इलेक्शन कराएंगे जो अभी आपने हाल ही में ज़िमनी इलेक्शन देखा था, जिसमें इन्होंने अवाम को वोट डालने ही नहीं दिया। ये काम खुद ही कर दिया, डब्बे पहले से ही भर दिए ताकि ना अवाम आए, ना वोट डालें, ना उन्हें बाद में फॉर्म 45-47 का रौला पड़े। तो अब इन्हें अगर मौका मिला कि जी लें आप एक और इलेक्शन करा लें, तो वो फिर ऐसा ही इलेक्शन कराएंगे। कम से कम ये सेटअप तो ऐसा ही करेगा। तो इस पर तो कोई किसी की एतमाद है नहीं है कि ये क्या करेंगे। तो इसलिए नए इलेक्शन के पीछे जाना एक ट्रक की बत्ती के सिवा कुछ नहीं है। जो इलेक्शन हुआ है उसके मुताबिक हुकूमत बननी चाहिए, जिसको अवाम ने वोट दिया है उसको लाएं और हुकूमत बनाएं। यही इस मसले का, इस सारी
कहानी का हल है। और आज जितनी मर्ज़ी आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के बैंड डलवा के रोएं पीटें जो मर्ज़ी करें, आफियत इसी में है। ग्रेस अगर कोई थोड़ी बहुत चाहता है तो वो सिर्फ, जो बहुत से लोग कहते हैं ना जी सेफ एग्जिट, फेस सेविंग, वो अगर है तो वो बस यही है कि आप खामोशी से एक तरफ हो जाएं और फिर लेट द जस्टिस प्रीवेल, इंसाफ होने दें, करने दें अदलिया को आज़ादी से फैसले। जो जिसकी जितनी सीटें बनती हैं आने दें, जिसका जो गुनाह बनता है उसको सज़ा होने दें, जो बरी होता है उसको होने दें, आप पीछे हट जाएं। इसी में सबकी भलाई है, रास्ता खुद ही बन जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग कहते हैं जी बंद गली में फंस गए, ये हो गया वो हो गया। बंद गली क्या है, सामने शिकस्त लिखी है, बस मानने की देर है। माने और हट जाएं साइड पे, बाकी अदलिया खुद ही अपना रास्ता बनाए और जो भी सूरत हाल है इंसाफ हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।